नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि किताबों की दुनिया में जल्द लौटूंगा, तो आज आपके लिए एक किताब की जानकारी लेकर आया हूं, साझा कर रहा हूं। किताब का नाम है स्मृति और दंश और इसकी लेखक हैं बलवंत कौर। बलवंत कौर वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके अलावा आलोचना, अनुवाद और संपादन की दुनिया में वे लंबे समय से सक्रिय हैं। हिंदी के अलावा अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू ये सब जानती हैं। हंस के संपादन कार्य से लंबे समय तक जुड़ी रही और हम लोग इनकी सक्रियता के कई पहलुओं से परिचित हैं। किताब इनकी जो आई है, विभाजन, निरंतरता और तीसरी पीढ़ी, इसमें लिखा हुआ है। स्मृति और दंश इसका नाम है। ये किताब असल में एक निजी स्मृति से भी संचालित है। शुरुआत होती है जहां किताब की, वो 1984 का साल है। 3 जून को माँ और बेटी, दादी और पोती अमृतसर में उतरती हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती हैं। 5 जून को वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई होती है और पूरे अमृतसर को ये अपने ढंग से जलता सुलगता, लाशों से पटा हुआ पाती हैं। अचानक इनकी दादी के भीतर 1947 की वे स्मृतियां कौंध जाती हैं, जब उनको पाकिस्तान छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा था। हम लोग जब विभाजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। ये नहीं समझ पाते कि उसके भीतर बेदखली की जो पीड़ा होती है वो कितने स्तरों की होती है। लोग मन से टूट जाते हैं। लोग अपनी भाषा, अपना परिवेश, अपना आत्मविश्वास, अपना व्यक्तित्व जो अपनी जगह से उन्होंने अर्जित किया होता है, उसको छोड़ने को मजबूर होते हैं। एक नई जगह पे नए सिरे से जड़ जमाने की कशमकश के पहले उनको न जाने कितना कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ये जो किताब है स्मृति और दंश, ऐसी स्मृतियों से बनी तो है, वो यहीं तक सीमित नहीं है। एक तरह से वो इसका राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। किस तरह विभाजन, और खास तौर पे विभाजन के बाद जो दंगे होते हैं, विभाजन के बाद समुदायों का जो टकराव होता है, वो इस बात को रेखांकित करती हैं। कई घटनाओं को जोड़ती चलती हैं जो बड़ी घटनाएं हैं। 1947 के बाद 1984, जो हमने सिख विरोधी हिंसा बड़े पैमाने पर देखी, दिल्ली में 3000 सिख मार दिए गए थे। और उसके बाद 2002 के दंगे, गुजरात में जिस तरह का हत्याकांड हुआ था, उन सब की स्मृति इस किताब में है। 1984 की दिल्ली की हिंसा भी लेखिका ने देखी है और वो बताती है कि बरसों तक वो स्मृति से अपने आप को काटने की कोशिश करती रही। लगा कि वो इससे शायद बच निकलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो स्मृति उन तक लौट लौट के आती रही, उनके भीतर बची रही और अंततः उन्होंने इसके सहारे काम किया। और विभाजन, बेदखली और इन सब के बीच स्त्री की भूमिका, स्त्री के पीड़ित होने, स्त्री के शिकार होने को की जो एक राजनीति है, उसको विषय बनाया, जो बहुत मार्मिक है। इस किताब को पढ़ते हुए, हालांकि पहली बार नहीं, विभाजन को लेकर जो साहित्य हम लोग पढ़ते रहे हैं उसमें बार बार ये बात आती रही है। जो फिल्में हम देखते रहे हैं उसमें बार बार ये बात आती रही है कि जब भी ऐसे विभाजन हुए हैं, सबसे ज्यादा कुचली औरत की देह गई है, सबसे ज्यादा चोट औरत की अस्मिता पे भी हुई है। यही नहीं, औरत को बचाने के नाम पे, स्त्री को बचाने के नाम पे समुदायों से जो कानून बनाए गए, उनमें भी स्त्री का ध्यान नहीं रखा गया, स्त्री की इच्छा का मान नहीं रखा गया। सारी राजनीति पुरुषों ने की, अपने ढंग से की, देश को बांटने का, समाज को बांटने का फैसला कर लिया और स्त्रियों से कुछ नहीं पूछा।
जो स्त्रियां इस विभाजन की सबसे भयावह शिकार रहीं, उनके साथ रेप हुआ, उनको सबसे बुरी तरह अपमानित किया गया, उनको इज्जत के नाम पे अपनों ने मारा। जब उनका अपहरण हुआ, अब फिर उनको अपने परिवारों में लौटने को मजबूर होना पड़ा, तब भी वो अकेली रह गईं। कई बार बच्चों की वजह से वो बड़े असमंजस में रहीं, क्या करें, अकेले जाएं तो बच्चों को कहां छोड़ें। ऐसी और भी कहानियां हैं, और भी फिल्में हैं। तो ये जो किताब है, लेकिन इस स्मृति से आगे जाती है, वो एक तरह का समाजशास्त्रीय आख्यान रचती है। वो सारी घटनाओं को जोड़ते हुए बताती है कि किस तरह हिंदुस्तान को, भारत को एक बहुसंख्यकवादी राष्ट्र में बदलने की एक पूरी परियोजना चलती रही। जैसे सिख और हिंदू जो बिल्कुल एक थे, जिनके यहाँ शादियां होती थी, जिनके यहाँ कोई फर्क नहीं माना जाता था, वो अचानक 84 आते आते बदल गए। हिंदुओं की भाषा बदल गई, पंजाबियों की भाषा भी बदली, उसके नारे बदले, और अचानक हमने पाया कि जो हिंदू सिख एक साथ थे वो अलग हो गए। पहले शादी ब्याह जहां बिल्कुल आसानी से होता था, वहां मार काट के नए दृश्य आए। विभत्सता, मनुष्य के बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार की जो प्रवृत्ति है, वो तमाम ऐसे अवसरों पे दिखती रही। और इसको दिखाने, फैलाने, इसको प्रचारित करने का काम राजनीति ने, नेताओं ने अपनी सहूलियत से किया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये किताब उठाती हुई पहचान का सवाल है। इंसान की पहचान क्या होती है? उसकी धार्मिक पहचान एक पहचान है, लेकिन उसकी दूसरी पहचानें भी होती हैं। कहीं वो पंजाबी था, कहीं वो बंगाली था, कहीं वो कुछ और था। धीरे धीरे उसकी पहचान को लेकिन सिकोड़ा गया, एक पहचान से उसे जोड़ा गया, उसी आधार पे उसकी हत्या की गई, और इन सब के बीच उसको एक नई पहचान दी गई, शरणार्थी की। ये शरणार्थी शब्द भी अपने आप में एक अस्मिता मूलक शब्द है। इस किताब को पढ़ते हुए ख्याल आता है कि हमने जिन शब्दों को सबसे कम समझने की कोशिश की, जिन शब्दों से जुड़ी त्रासदी को सबसे कम जाना, उनमें ये शरणार्थी शब्द भी है। जबकि शायद हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में शरणार्थी कॉलोनियां, रिफ्यूजी कॉलोनी, मुझे रांची की भी रिफ्यूजी कॉलोनी, रिफ्यूजी मार्केट, आज तक वहां कपड़ों का एक बड़ा मार्केट है, रांची में रिफ्यूजी मार्केट कहलाता है। तो रिफ्यूजी होने का मतलब क्या होता है, किस तरह वह घरों परिवारों पे टूटता है, बिखरता है, औरतें कैसे इसकी शिकार होती हैं, उस पूरी राजनीति में औरतों का क्या हाल होता है, और औरतें कैसे फिर भी अपने घर को बचाए रखने की कोशिश करती हैं, घर छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं। इस किताब में एक मार्मिक प्रसंग है। सारी किताब बहुत दिलचस्प ढंग से, एक हिस्सा जहां भी शुरू होती है किताब, वहां दादी और पोती के अनुभव हैं। दादी जितनी व्याकुल व्यग्र होती है, पोती उसको समझ पाने में असमर्थ है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है। फिर पोती साहित्य की शरण लेती है, किताबें देखती है, बौद्धिक आलोचना देखती है, और उसके सामने पूरी राजनीति खुलती है, जो समाजों को, राष्ट्रों को, पहचानों को विभाजित करती है, नए घेरे, नई सीमाएं बनाती है, और अंततः लोगों को बांटने का काम करती है। तो ये किताब कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये एक भावुक किताब नहीं है सिर्फ स्मृतियों से बनी, वो इस बात को भी समझने की कोशिश है। और इसमें इतने सारे उदाहरण हैं, और इनको पढ़ते हुए हिंदी के कई लेखकों की किताबें, कई उर्दू और दूसरी भाषाओं की कहानियां, उन सब का जिक्र है, और बहुत संवेदना के साथ। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि मतलब मैं तो निजी प्रसंग को पढ़ना, क्योंकि त्रासदियों को चेहरों की मार्फत पहचानना मुझे पसंद आता है, या शायद मैं उससे ज्यादा जुड़ पाता हूं। तो इसमें जितनी सैद्धांतिक अवधारणाओं की बात है वो सही है, लेकिन मुझे लगा कि बार कुछ ज्यादा उद्धरण हैं, वो न होते तब भी मेरे लिए किताब बहुत महत्वपूर्ण होती। हो सकता है शोधकर्ताओं के लिए, हो सकता है एकेडमिक स्टडीज के लिए, मेरी तरह के पत्रकार के लिए नहीं,
उस एकेडमिक स्टडीज के लिए इस किताब की उपयोगिता इस महीने में और ज्यादा हो। एक बात तो ये, इधर एक दूसरी बात पे मेरा ध्यान बार बार एक और महत्वपूर्ण बात ये कहती है, असल में विभाजन का एक राजनीतिक नैरेटिव बना दिया गया है जो है, और वो सच्चा भी है, जो मुख्य है कि किस तरह इंसान बढ़ता चला गया, कैसे ऐसे संकट के समय अपने अपने नहीं रहे, इंसान इंसान नहीं रहा, उसने पहचान के आधार पे, दाढ़ी के आधार पे, टोपी के आधार पे, बालों के आधार पे बहुत वहशी बर्ताव किया, स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ। वो त्रासदियां बेहबल कर देने वाली हैं। लेकिन एक बात ये किताब कहती है कि जितनी कहानियां मारने वालों की थीं, उतनी ही कहानियां बचाने वालों की भी थीं। विभाजन की दास्तान में ये आयाम छूटा रह गया। मैं कोशिश करता हूं कि जहां वो ये बात कहती हैं, वो अ, बताती हैं कि यहां से विडंबना ये है, बचाने वाले लोग, कि इतिहास के वर्कों में चंगे लोग और इनकी चंगी कार्रवाइयां आज भी गुमनाम हैं। चंगे वो इसलिए बता रही हैं कि दादी ने बताया कि किस तरह भागते हुए, पाकिस्तान छोड़ते हुए एक मुस्लिम औरत ने उनको शरण दी थी, अपने कपड़े भी दिए थे, घर में छुपा कर रखा था और बच्चों को पानी पिलाया था, क्योंकि उस समय सारे कुओं में लाशें पड़ी थीं, पानी पीने लायक नहीं बचा था। तो दादी कहती कि ऐसे चंगे लोग थे तब भी। बलवंत कौर कहती है कि इन चंगे लोगों की कहानियां किसी ने नहीं कही। वो कहती है कि विडंबना यह है कि इतिहास के वर्कों में ये चंगे लोग और इनकी चंगी कार्रवाइयां आज भी गुमनाम हैं। या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति में हिंसा और उसके एक तरफा आख्यानों को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि बचाने वाले लोग प्रायः हाशिए पे चले जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि विभाजन की हिंसा और वहशीपन के उस दौर में बहुत से भले लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जान जोखिम में डालकर विधर्मियों या दुश्मन कहे जाने वाले लोगों की जान बचाई और उन्हें पनाह दी। लोगों की स्मृतियां किसी राष्ट्रवाद की राजनीति से संचालित नहीं होती, इसलिए मानवता की कहानियां, शरण देने वालों की कहानियां, सम्मान की रक्षा करने वालों की कहानियां, स्मृतियां सदियों तक इतिहास के समानांतर लोक चेतना का मजबूत हिस्सा बनी रहती हैं। जब भी मौका मिलता है, लोग इनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने से नहीं चूकते। किताब में खुशदेव सिंह का जिक्र है, जो रावलपिंडी से उजड़ कर आए थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बचाया था। वो जब भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं तो कराची रुकते हैं और उनके स्वागत में इतनी भीड़ उमड़ती है कि वो हैरान रह जाते हैं। एक बात और है, एक किताब बड़े मार्मिक ढंग से इस बात को भी दर्ज करती है कि जीवन में अपने किए गए पाप बहुत दूर तक पीछा करते हैं, अपने किए गए गुनाह बहुत दूर तक पीछा करते हैं। और 1947 में एक शख्स ने अगर किसी को मारा, 1984 में किसी को बचाकर वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है, वो अपने ऊपर शर्मिंदा है कि उसने ये क्या किया। तो ये किताब स्मृति और दंश एक पठनीय किताब है और हमारे समय को समझने के लिहाज से एक जरूरी किताब है। किस तरह बहुसंख्यकवाद और हिंदू राष्ट्रवाद आज के समाज को बांट रहा है, इसकी कोई सरलीकृत व्याख्या नहीं है। एक बात और मेरे ध्यान में आई, इत्तेफाक से इन्हीं दिनों मुझे कई ऐसी कहानियां मिली, कई ऐसे उपन्यास मिले जिनका वास्ता विभाजन की स्मृति से, टकरावों के अतीत से है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही निर्मला भुराड़िया के उपन्यास जहर खुरानी की चर्चा की, या उसके पहले मैंने एक फिल्म जो सबने लगभग देख ली होगी अब तक, वो मैं वापस आऊंगा, उस फिल्म की चर्चा की। अचानक की विभाजन की कहानियां, वो त्रासदियां क्यों हमारी स्मृति में, हमारी चेतना में दस्तक देने लगी हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि इसका वास्ता मौजूदा समय की राजनीति से भी है। दुर्भाग्य से एक बार फिर
हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां फिजिकल विस्थापन तो उस तरह नहीं हो रहा है, लेकिन समाजों को भीतर से तोड़ा जा रहा है। लोगों को घरों भी को से भी छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है, सच है, वैसे विकट बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन मानसिक तौर पे एक बड़ी टूटन, एक बड़ी बेदखली, एक बड़ा विस्थापन हमारे समाज में घटित हो रहा है। एक गहरी संवेदनहीनता हमारे बहुसंख्यक समाज में पैदा हो रही है, जो अल्पसंख्यकों को लगभग उसी निगाह से देखने लगी है जिस निगाह से कभी अतीत में देखा गया या अतीत में जो टकराव हुए। तो ये किताब आप पढ़ें, मैं चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे निकला विमर्श अभी और आगे जाएगा और बातें खुलेंगी। शुक्रिया।